नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 78 वन एक से जो है 1 से 78 प्रश्न तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे 79 से 125 तक के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में हमारे लास्ट तक हमारे साथ। और देखिए, आप वीडियो को अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस तरह का प्रश्न यहाँ पर बनता है। देखिए, जो 79 नंबर का प्रश्न था, 79 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? ये 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को। तो राइट आंसर यहाँ पर है 12 मार्च 1930 को। अर्थशास्त्र पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीतिक शास्त्र की, अर्थशास्त्र की, समाजशास्त्र की या धर्मशास्त्र की। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न है और राजनीतिक शास्त्र यहाँ पर सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है, कौटिल्य ने लिखी थी ये अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में ये पुस्तक जो विभाजित है। और इसकी पांडुलिपि की खोज सर्वप्रथम आर श्याम शास्त्री ने 1904 में की थी। और राजनीति और लोक प्रशासन से संबंधित यह पुस्तक एक अत्यंत व्यापक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए देखिए, ये सही है, राजनीतिक शास्त्र। उसके बाद पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 82 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में निम्नलिखित में से किस स्थान या किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फॉरवर्ड ब्लॉक या विश्व भारती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न आ रहा है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्रांतिकारी संगठन है और सूची 2 में जो है उनके संस्थापक, क्रांतिकारी संगठन और उसके संस्थापक हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो देखिए किस तरह से इसमें दिया गया है, देखते हैं। देखिए, सूची 1 में है, सूची 1 में अनुशीलन समिति है, अनुशीलन समिति, अभिनव भारती, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, उसका विनायक दामोदर सावरकर, वारेंद्र घोष, लाला हरदयाल और सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह। ठीक है, ये 4 हैं, इन चारों में से हमको मैच करना है इनको। इसमें देखिए, अनुशीलन समिति है, नंबर 1 पर अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति के संस्थापक वारेंद्र घोष। ठीक है, अनुशीलन समिति के संस्थापक वारेंद्र घोष हैं। उसके बाद ऑप्शन बी देखिए आप, ये अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत के हैं विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद तीसरा आता है गदर पार्टी। ठीक है, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ये गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। और लास्ट में रहेगा एक ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन डी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। तो इसके हो गए सचिंद्र सान्याल और भगत सिंह। तो इस तरह से जो है आप इसे मैच कीजिए, तो मैच कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था ये बताना है हमको यहाँ पर। KM पन्नीकर, हरदयाल कुंजरू, फजल अली या सरदार पटेल। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो आप अपना आंसर मैच कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फजल अली। ठीक है, फजल अली इसका सही आंसर है यहाँ पर। नए राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का शांतिपूर्ण निदान के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष और हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सी डिटेल्स थी इसके बारे में। बाकी देखते हैं, अगला प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, गुरुदयाल सिंह या शाहनवाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, रास बिहारी बोस। ठीक है, मार्च 1942 में ये टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार के लिए सम्मेलन बुलाया था। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन मिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का सशक्तिकरण किया और सर्वोच्च सेनापति की कमाल उस समय उन्होंने कमान संभाली थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है 86 नंबर का प्रश्न है,
राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी देखिए, संवाद कौमुदी। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र का नाम संवाद कौमुदी था। उसके बाद 87 है, मालविकाग्निमित्र के रचयिता कौन है? ठीक है, मालविकाग्निमित्र के रचयिता या राइटर कौन है? शूद्रक, कालिदास, भारवी या विशाख दत्त? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कालिदास। ठीक है, कालिदास ने ये रचना की। अगला देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या 1951 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर है 1951 ईस्वी में। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वयस्क मताधिकार के आधार पर 1951 और 52 में संपन्न हुए थे। इसमें लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 89 नंबर का जो प्रश्न है इस पर देखते हैं, बम्बई दहेज में किसे मिला था? ठीक है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट को या लॉर्ड माउंटबेटन को? ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि बम्बई किसको दहेज में मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए आप, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में मिला था। 1661 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने ब्रिटिश सम्राट को मुंबई का द्वीप दहेज में दे दिया था। तो इसीलिए माना जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तान कब बना था? 13 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1947 को? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 14 अगस्त 1947 को। आज़ादी के एक दिन पहले पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 51 है, खिजराबाद किस नगर का नाम था? ठीक है, खिजराबाद किस नगर का नाम था? चित्तौड़, अजमेर, अवध या दिल्ली? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए देखिए आप, ये सही है यहाँ पर ऑप्शन चित्तौड़। खिजराबाद जो है चित्तौड़ का नाम था। पहले चित्तौड़ खिजराबाद वहाँ का नाम था, अब वहाँ का नाम बदलकर चित्तौड़ कर दिया गया बाद में। अब देखिए अगला प्रश्न है 92 नंबर का प्रश्न है, एकता सिस्टम का प्रचलन किसने किया था? एकता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो ये किया था एकता व्यवस्था, इल्तुतमिश ने ये एकता व्यवस्था का प्रचलन किया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 93 नंबर का प्रश्न देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज तुगलक? ठीक है, तो 93 नंबर का जो प्रश्न है इसके चार ऑप्शन है, इसमें भी आप फटाफट आंसर क्लिक कीजिए। तो 93 का सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? फाहियान, हिंसांग, हरिसेन या भास? ठीक है, चारों में से एक ऑप्शन सही है, तो वह है हरिसेन। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए आप। अगला प्रश्न है, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की? हर्ष ने की, अशोक ने, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? ठीक है, तो किसने की थी? ये अशोक ने की थी। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना अशोक ने की थी। कल्हण के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें श्रीनगर का इतिहास पूरा उसमें है, तो उसमें कल्हण ने बताया है कि अशोक ने श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की है। अगला प्रश्न है 96, किस युग को क्लासिकल युग या क्लासिकल एज कहा जाता है? मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग या सातवाहन युग? ठीक है, तो इसका सही आंसर है गुप्त युग को। ठीक है, गुप्त युग को क्लासिकल युग या क्लासिकल एज कहा जाता है। देखिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 97 है, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? ठीक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क, अशोक, समुद्रगुप्त? ठीक है, इन चार ऑप्शन में से हमारा आंसर सी सही होगा, अशोक ने। ठीक है, अशोक ने खुद को जो है देवताओं का प्रिय कहलवाया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 98 नंबर का प्रश्न आ रहा है। देखिए इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सुमेलित करना है, और इसमें सूचियों के दिए गए कूटों को आपस में इनका वो करना है, चयन करना है।
देखिए फर्स्ट इसमें सूची में दिया है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। सेकंड सूची में समाधान, गोदीबाड़ा, एक नर्तकी की आकृति, जुता हुआ खेत। इसका मतलब है कि हमें स्थान दिए गए हैं और वहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कुछ प्राप्त हुई हैं वहाँ की खुदाई के द्वारा। तो हम बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई है, उनको मैच करना है आपस में। तो देखिए इसमें सूची 1 से सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है का समाधान, हड़प्पा से समाधान प्राप्त हुआ है। तो ए का 1 हो गया। उसके बाद लोथल है। ठीक है, लोथल से गोदीबाड़ा, लोथल गोदीबाड़ा से कनेक्टेड है, तो ये गोदीबाड़ा। और उसके बाद तीसरा है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर से मिलते हैं कालीबंगा से। तो लास्ट रह जाता है मोहनजोदड़ो। ये नर्तकी की आकृति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इस प्रकार से जो है ए का 1 और बी का 2, सी का 4 और डी का 3, इस तरह से ये ऑप्शन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर सही बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 100। एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं अग्नि, रुद्र, सोम, मित्र, पूषा, सोम, इंद्र, वरुण, सूर्य, यम, या इंद्र, नासत्य, मित्र या वरुण और वरुण। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से ऑप्शन डी देखिए आप, ये सही है, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के एशिया माइनर के बोगजकोई के संधि पत्र अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी यहाँ पर सही बनता है। 101 नंबर का प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे दिया जाता है? स्ट्रैबो को, एक अज्ञात यूनानी नाविक को, मेगास्थनीज को या प्लूटार्क को। ठीक है, 101 नंबर का प्रश्न है, तो इसका बी आप ऑप्शन में देखिए, एक अज्ञात यूनानी को। ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व लिखित है ये द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक। ठीक है, इसमें जो है तत्कालीन भारत की व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है इससे। यह एक अज्ञात नामा यूनानी नाविक द्वारा लिखी गई थी। चलिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 102 नंबर का प्रश्न है, पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? ठीक है, वाइफ यानी कि पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? एहनानूरू और शिल्पपद्दिकारम, तोलकप्पियम या मणिमेकलाई। 4 ऑप्शन है, साउथ के नेम है, काफ़ी टफ होते हैं पढ़ने में। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऑप्शन बी सही है इसमें, शिल्पद्दिकारम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 103 नंबर का है, रुमिनदेई स्तंभ किसके काल का है? ठीक है, रुमिनदेई स्तंभ किसके काल का है? अशोक, कनिष्ठ, समुद्रगुप्त या मिन्नाडर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, अशोक के। रुमिनदेई स्तंभ जो है अशोक के काल का स्तंभ है या पिलर है। 104 है, रहस्यवाद में संभावनाएं होती हैं। ठीक है, रहस्यवाद में संभावनाएं होती हैं 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर 7 होती हैं। जैन धर्म में ज्ञान के 7 विभिन्न दृष्टिकोण दिए हैं। ठीक है, एक है, 2 नहीं है, 3 है और नहीं है, 4 कहा नहीं जा सकता और 5 है किंतु कहा नहीं जा सकता, 6 नहीं है और कहा नहीं जा सकता, 7 है नहीं है, 7वां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। ये 3 इसमें संभावनाएं दी गई हैं। इस तरह से इसमें देखा गया है जो रहस्यवाद कहलाता है। ठीक है, इसमें अनेकांतवाद और सप्तभंगी का सिद्धांत भी कहलाता है। ये जो रहस्यवाद की संभावनाएं हैं, अनेकांतवाद और सप्तभंगी का सिद्धांत भी ये कहलाता है। अगला है 105, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों का नाम जो है मात्र सत्तात्मक है? मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। इसका ऑप्शन डी आप देखिए, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन राजवंश के शासकों के नाम मात्र सत्तात्मक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना
का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, सबसे पहले बात हो जाएगी ऐहोल अभिलेख किसके हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय के। और यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो है मेन प्रश्न, हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख मिलता है इसमें, तो अश्वसेना, रथ सेना, गज सेना या पैदल सेना। 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही है, गज सेना। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के अनुसार अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुटमणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे चरण कमल, जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने पुलकेशिन ने मतलब भाई से विगलित कर दिया है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 107 देखिए, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था। ठीक है, चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था, मंदिर को दिया जाने वाला भूदान, या बी है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर, या करघों पर कर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप देखिए हमारा आंसर बी यहाँ पर सही है, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार। वेट्टी से क्या अभिप्राय था, सार्वजनिक कार्यों के लिए कर ना सॉरी के लिए बेगार, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 108, चोल प्रशासन में पांडी कंवल से तात्पर्य है। ठीक है, चोल प्रशासन में पांडी कंवल से क्या तात्पर्य है, ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, या तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिया जाने वाला कर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर क्या कहलाता था, पांडी कंवल। तो चोल प्रशासन में ग्राम शासन के सामान्य कार्यों में नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त कुछ खास क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए शक्तिशाली सामंतों या सरदारों को नियुक्त किया जाता था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 109 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखेंगे, बंगाल के पाल शासकों के काल में जिस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था उसका नाम था जाट, गुर्जर, कंवर या डोम। ठीक है, ये 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन सी देखिए आप, कैवर्त। ठीक है, कैवर्त यहाँ पर सही आंसर है। पाल शासकों के विरुद्ध एक समुदाय कैवर्त ने विद्रोह किया था, जिसका उल्लेख जो है असंतः संध्याकर नदी के रामचरित में मिलता है। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अंततः संध्याकर नदी के रामचरित में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 110 नंबर का, ज्ञानवल्क्य स्मृति। ठीक है, ज्ञानवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपार्क एक क्या है ये बताना है। चालुक्य राजा थे, परमार राजा थे, शिलाकार राजा थे, या शिलाहार राजा थे या वाकाटक राजा थे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर सही बताना है, हमें कौन सा आंसर सही है। देखिए ऑप्शन सी देखिए आप, शिलाहार राजा थे। ठीक है, क्या थे, शिलाहार राजा थे। अगला है 111 नंबर का प्रश्न है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है। ठीक है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है, उड़ीसा के, तमिलनाडु, गुजरात या उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु के। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था, वेल्लोर में, पटना में, बैरकपुर में या मेरठ में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, वेल्लोर में हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का रोष समय समय पर भारत के भिन्न भिन्न भागों में सैनिक विद्रोहों और परिद्रोहों के रूप में प्रकट होता रहा था। सर्वप्रथम वेल्लोर में 1806 में, बैरकपुर में 1824 में हुआ था। ठीक है, वेल्लोर में 1806 में और बैरकपुर में हुआ था 1806 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 113, कर्नाटक युद्ध हुए थे, कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, या अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है 114, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म, कौन सा धर्म है जो त्रिरत्न में विश्वास करता है। ऑप्शन बी देखिए, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है 115 नंबर का, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गणदेवता की रचना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है, गणदेवता की रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा, बाल शास्त्री जाम्भेकर द्वारा, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा या बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी आप देखिए, ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा इसकी रचना की गई थी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानडे, या दादा भाई नेहरू या बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसका सही आंसर है दादा भाई नेहरू। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है 117 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या जगजीवन राम। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ठीक है, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। 1946 में बनी प्रथम अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 118 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी? ठीक है, पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। 118 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, लाहौर अधिवेशन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 119, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, अवध में किया था, आंध्र में, बिहार में या बंगाल में? चार ऑप्शन है, इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अवध में किया था, ठीक है। अवध में बाबा रामचंद्र ने 1920 ईस्वी में किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ और रायबरेली में किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 120, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, 13 जून 1947 में, 3 जून 1947 में, 3 जुलाई 1947 में या 13 जुलाई 1947 में, ठीक है। तो ये कब की गई थी? 3 जून 1947 में की गई थी, ठीक है, 3 जून 1947 में की गई थी माउंटबेटन योजना या माउंटबेटन प्लान जो है, कब शुरुआत की गई थी इसकी? 3 जून 1947 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121 देखिए, प्रश्न नंबर 121 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विषय पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी, किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली द्वारा, मोहम्मद इकबाल द्वारा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा या लाला लाजपत राय द्वारा? तो ऑप्शन डी देखिए आप, लाला लाजपत राय के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय ने इस पुस्तक की रचना की है। 122 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है, रॉलेट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और अहमदाबाद के मिलों की हड़ताल, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इसका हमको क्रम बताना है। देखिए सबसे पहले है चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन किया गया था 1917 में, चंपारण आंदोलन 1917 में किया गया था। उसके बाद है खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 में किया गया था। उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन, ये भी जो है 1918 में किया गया था, ठीक है, 1918 में, ये भी 1918 में। और लास्ट रॉलेट एक्ट है ये 1919 में। तो इस प्रकार से जो है ये क्रम बनता है, सबसे पहले चंपारण, उसके बाद खेड़ा और उसके बाद अहमदाबाद मिलों की हड़ताल और लास्ट में है रॉलेट एक्ट। तो ये 3, 2, 4, 1 इस प्रकार का इसका क्रम बनेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 123 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को मिला था, कब मिला था बताना है। 1860, 1863, 1873, 1878, ठीक है। तो कब मिला था? 1863 में, ठीक है, 1863 इसमें मिला था पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस को 1863 ईस्वी में मिला था। उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, कहाँ से हुआ है? कश्मीर के बुरजहोम में, बिहार के चिरांद में, गुजरात के लोथल में या उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिला था? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में मिला था, ठीक है। धान की खेती के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
125। और लास्ट प्रश्न है पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से, कालीबंगा से, राखीगढ़ से या रंगपुर से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत के हरियाणा प्रदेश में ये बनावली पड़ता है, हिसार जिले में। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में बनावली पड़ता है। यहाँ जो है उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ विकसित हड़प्पा संस्कृति के स्तर से मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना या हल का सही सलामत हालत में मिला है। ठीक है, खिलौना टाइप का। तो ये कहाँ से मिला है? बनावली से। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमने आज 79 से 125 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर आज डिस्कस करे। तो इसके हमने बाकी के क्वेश्चन जो है हमारे दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या अपनी प्रतिक्रिया आप किसी भी प्रकार की देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।